हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है अंकुर सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लेके आए हैं आईटीआई के कोपा ट्रेड के 40 एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में बार बार आ चुके हैं और जो कि आने की संभावना है, जिससे कि हम आईटीआई में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, अचीव कर सकें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट टैग इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या होता है? एक जो हमारा HTML हम बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, तो जो स्टार्टिंग करते हैं किससे करते हैं? हम HTML से ही करते हैं। किससे करते हैं? HTML। ठीक, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा गया है, किससे करते हैं? क्लोजिंग किससे करते हैं हम? ये यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं और HTML लिख देते हैं, ML। ठीक, HTML लिख के स्लैश लगा देते हैं और हमारा जो लास्ट वाला होता है स्लैश के साथ में क्लोज होता है, जो कि ये है। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें पूछा गया फर्स्ट टैग। फर्स्ट टैग हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा, क्योंकि जो HTML की स्टार्टिंग होती है HTML के से स्टार्ट करते हैं और क्लोजिंग स्लैश से करते हैं। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी वेब भाषा HTML तत्वों पर अधिक नियंत्रण देती है और वेब सर्वर पर वापस आए बिना उन्हें किसी भी समय बदलने की अनुमति देती है? हमारा है BML, XML, HTML और DHTML। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा DHTML। ठीक, DHTML क्या होता है? जैसे कि एक्सेल में हम HTML में वेब पेज बनाते हैं और DHTML में क्या करते हैं? HTML हो गए हमारे और CSS हो गए। CSS के साथ साथ में हमारे हो गए क्या कहते हैं, DOP हो गए, डॉप हो गए। ठीक, ये होते हैं। और HTML हमारा होता है क्या? स्टैटिक वेब पेज। HTML से हम स्टैटिक वेब पेज बनाते हैं और DHTML से हम बनाते हैं डायनेमिक वेब पेज। ठीक, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, ये यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? जैसे हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रेजेंटेशन देने के लिए हम किसकी का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए F5 की का। ठीक है, जब प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं तो F5 की यूज करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया क्लोज करने का। क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं स्किप की का, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये तो होगा स्किप की। जैसे हमारे यहाँ पे दिए गए हैं टैब की का यूज कहाँ पे किया जाता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना हमें। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान समझना, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान आते हैं। ठीक है, केवल हम ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं। अच्छा, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस या फिर क्वेश्चन को बिना सही से पढ़े हम टिक लगा देते हैं गलत। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ो ना, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बहुत ईजी रहते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने के लिए अनुमति देता है? इसमें सीधा सीधा कह रहा है कि हमको अलग से स्लाइड बनाना है। स्लाइड से यहाँ पे देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कौन सा डिजाइन लागू करने के लिए। डिजाइन के लिए हम नया स्लाइड लाते हैं, बल्कि स्लाइड पे डिजाइन अप्लाई करते हैं। बुलेट से क्या करते हैं, नंबरिंग हो गए या फिर अल्फाबेट्स हो गए, इनको लेते हैं। और उसके बाद में हमारा न्यू स्लाइड से क्या होता है, हम नई स्लाइड को चयन करते हैं। चलिए नई न्यू स्लाइड की यहाँ पे बात आई है। ऑप्शन हमारा है, मान लो आ गया कि नई स्लाइड HTML में किस शॉर्टकट की से लेते हैं। किससे हम नई स्लाइड लेते हैं? पावर पॉइंट में। यहाँ पे ध्यान रखना, Ctrl+M से लिया जाता है नई स्लाइड को। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारा अगला ऑप्शन क्या है? डी, स्लाइड लेआउट। यही ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्लाइड जो हमारा स्लाइड लेआउट होता है, डी ऑप्शन स्लाइड लेआउट, इसमें हम जब जाएंगे तो नई स्लाइडों को बना सकते हैं, या फिर पुरानी बनी स्लाइडों को हम एडिट कर सकते हैं, या फिर हम एक स्लाइड पे काम करके सभी स्लाइडों पे उस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ये अपनी इच्छा अनुसार हम काम कर सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैन के लिए कौन सा उदाहरण है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया वैन के लिए कौन सा उदाहरण है। वैन का पूरा नाम क्या होता है? वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड का मतलब होता है पूरे विश्व में फैला हुआ नेटवर्क। पूरे विश्व में फैला हुआ नेटवर्क कौन सा होता है? ईथरनेट पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होम नेटवर्क। अगला ऑप्शन है कैंपस नेटवर्क। अगला ऑप्शन डी ऑप्शन है हमारा ब्लूटूथ नेटवर्क। यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कौन सा? ईथरनेट। अब ईथरनेट के यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
ईथरनेट यानी इंटरनेट, अगर इंटरनेट दिया गया होता तो आप लोग आसानी से टिक लगा लेते। ईथरनेट को ही इंटरनेट बोला जाता है, ठीक। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ईथरनेट हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगर ये पे चेंज कर दिया गया होता क्वेश्चन, ये वैन की जगह पे लैन कर दिया जाता और यही 4 ऑप्शन दिए जाते, तब आप लोग कौन सा टिक लगाते? यहाँ पे जो हमारा वैन दिया गया है, वैन को हटा दिया जाए, अब वैन की जगह क्या कर दिया जाए, लैन, LAN, लैन कर दिया जाए। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कर दिया जाए, तब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तब हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगले आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है आईपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो, सॉरी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? इंटरनेट प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट नहीं करता। ये क्या है? ये एक नियम है। आईपी जो होता है ना, एक नियम होता है जो कि इंटरनेट को चलाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। आईपी और टीसीपी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे आईपी और टीसीपी होते क्या हैं, इनके बारे में विस्तार से लेके आएंगे, ठीक। चलिए तब तक हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर है और हम है, मान लीजिए कंप्यूटर को चला रहे हैं, हम कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो उसमें हमारे और कंप्यूटर के बीच में कौन ऐसा है कि जो काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हम बाइक चलाते हैं, बाइक पे हम बैठते हैं और बाइक को चलाते हैं, तो बाइक को चलाता कौन है? हम थोड़ी चलाते हैं, इंजन होता है चलाने के लिए, ठीक है। केवल हम उसे क्या देते हैं? निर्देश देते हैं कि हाँ किधर जाना है, कितने की स्पीड में ले चलना है, इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर पूछा गया है कि हमारे और क्या कहते हैं कंप्यूटर के बीच में कौन ऐसा है जो कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा सही, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑप्शन डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। मैक्रो क्या है? मैक्रोस क्या है? ए ऑप्शन जो हमारा मैक्रोस जो होता है, MS वर्ड में या फिर MS एक्सेल में, MS ऑफिस का एक पैकेज में, MS ऑफिस के अंदर मैक्रो ऑप्शन मिलता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करके आसानी से और तुरंत यूज कर सकते हैं। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में सुरक्षा प्रदान करता है। MS ऑफिस क्या होता है? MS ऑफिस एक एप्लीकेशन होता है जो कि ये हमारे कंप्यूटर और हमारे बीच नहीं कोई स्थापना करता, ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है स्थापित करने के लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगला क्वेश्चन हमारा, विंडो में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? एक जो हमारा विंडो होता है उसका जो न्यूनतम डाटा होता है, यानी जो एप्लीकेशन होता है वो कहाँ पे रहता है? इसमें हमारा हो जाएगा टास्क बार, यानी जो न्यूनतम एप्लीकेशन रखते हैं हम कहाँ पे रहते हैं? टास्क बार में रहता है, ठीक। बाकी माई कंप्यूटर ऑप्शन है, माई डॉक्यूमेंट ऑप्शन है और रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, ये सब डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है। यहाँ पे एप्लीकेशन की बात की गई जो कि हमारे टास्क बार में रहता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगला टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमानित अधिकतम वर्णों की क्या पहुंच है? यानी कि हमारा जो टेक्स्ट होता है हम कितने कैरेक्टर को उसमें एक्सेस कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 255 कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ठीक, ऑप्टिकल डिस्क में जब डाटा होता है, ऑप्टिकल डिस्क में आते कौन कौन से, पहले ये समझ लेते हैं हम। ऑप्टिकल डिस्क में हमारे CD हो गए, DVD हो गए, ये सब हमारे किस में आते हैं? ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हम डाटा का उपयोग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिल जा रहा है हमें, पढ़ने का ऑप्शन मिल रहा है। पहला ऑप्शन है बर्निंग का, दूसरा है पढ़ने का, अगला ऑप्शन है एक्सेप्टिंग का है, अगला है एक्सेप्शन का। ठीक, जो हम ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, जो CD या DVD होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? पढ़ते नहीं, वहाँ पे बर्निंग होता है उसका डाटाओं का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना कि जो ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है, वो CD और DVD के लगभग होते हैं और इसमें बर्निंग प्रोसेस के माध्यम से ही डाटाओं को रीड किया जाता है, क्योंकि इससे लेजर लाइटें पड़ती हैं। लेजर लाइटें क्या करती हैं? उसे रीड करके डाटा को हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को दिखाते हैं, डिस्प्ले पे फिर दिखाते हैं, शो कराते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशों को कैसे कहा जाता है? ठीक है, जो हमारी रूट डायरेक्टरी होती है उनके निर्देशों को क्या कहा जाता है? ठीक है, रूट डायरेक्टरी मतलब क्या है? जैसे कि हम यहाँ पर एक मान लीजिए कोई हम यहाँ पे बना देते हैं, एक बना दिए हम CD बना दीजिए मान लीजिए, या ठीक है हार्ड डिस्क बना देते हैं। यहाँ पे ये हमारा हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये हमारी डायरेक्टरी। अब इसमें क्या है? इसके अंदर हमको पार्टीशन करना है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? सब बोलेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? सब डायरेक्शन।
यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ठीक है, अगर डायरेक्टरी की बात की जाती है, जैसे सीधा हार्ड डिस्क की बात की जाती है तो हमारा यहाँ पे ड्राइव हो जाता, या फिर क्या कहते हैं सीधा डायरेक्टरी हो जाता। लेकिन यहाँ पे बात किया गया रूट डायरेक्टरी। रूट का मतलब होता है शाखा, यानी किसी भी चीज़ की शाखा के बारे में बात की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी शाखा की बात की जाएगी हमारा सब हो जाएगा, सब डायरेक्टरी। ठीक है, ये चीज़। अगला आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, वहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ठीक है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग पढ़ते भी रहिएगा और साथ साथ में ध्यान जरूर दीजिएगा बीबीए पे। ठीक है, जो कि हमारे एक्सेल के अंतर्गत आता है। बीबीए में विशेष फोकस करते रहिए, बीबीए के बारे में पढ़ते रहिए। हो सकता है आपके लिए हम अगले टॉपिक पे बीबीए का स्पेशल कोई स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको हम बीबीए के बारे में बताएंगे। क्योंकि बीबीए जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आईटीआई में, जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और लाइनेक्स और बीबीए इन दोनों पे ध्यान रखना, जो कि हमारे एकदम की पॉइंट आंसर होते हैं, एकदम हमें ग्रो कराते हैं। बाकी नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं सबको आते हैं, जो हमें अगर टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, कॉलेज में टॉप करना है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा लाइनेक्स और बीबीए को, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स में किसी मौजूद फाइल में आउटपुट को पुनः निर्देशित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि लाइनेक्स में है, किसी फाइल को हम चालू किए हैं, आउटपुट को यानी फिर से पुनः उन्हें हमको चलाना है, ठीक, उसका आउटपुट रिजल्ट देखना है, तो हम किसका की का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ये लेस देन ग्रेटर देन फंक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक, सॉरी, यहाँ पे हम इसे उपयोग करते हैं, इसे लेस देन बोलते हैं। ठीक है, ये लेस देन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेस देन आपका ऐसे बनता है, लेस देन हो गया। अब ग्रेटर देन की बात की जाए, ग्रेटर देन ये होता है। ठीक, तो हम किसी चीज़ को पुनः देखने के लिए लाइनेक्स में किसका उपयोग करते हैं, ग्रेटर देन का उपयोग करते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है। ठीक है, जैसे जो हम उपयोग करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, जो कर्सर ब्लिंक करता है, आता हो जाता है। ठीक है, उसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पे दिखाता है, उसके बारे में ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है लेआउट, दूसरा ऑप्शन हमारा टाइटल बार, तीसरा है स्टेटस बार, और अगला है हॉरिजॉन्टल रूलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, स्टेटस बार। ठीक है, जो कर्सर होता है हमारा कहाँ पे शो कराता है, स्टेटस बार पे शो कराएगा, कि ये बताएगा किस वर्ड के पास में, यानी कि कहाँ पे आपका कर्सर है जो ब्लिंक करता है। ये ध्यान रखना। लेआउट क्या होता है, यानी जो हमारा एमएस वर्ड होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे को बोलते हैं लेआउट, जो बाहरी डिजाइनिंग लेआउट दिखता है। टाइटल बार हमारा होता है सबसे ऊपर की तरफ, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या लिख के आता है हमारा टाइटल बार सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको। जिस नाम से हम फाइल को सेव करेंगे वो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। स्टेटस बार में हमारा कर्सर दिखता है। हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या होते हैं, रूलर होते हैं हमारे पास, दो होता है, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जिसके माध्यम से हम ये दिखा सकते हैं कि हम कहाँ पे कौन सा मात्रक ले रहे हैं। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी कि सभी डाटाओं को क्या करना है, हमें हाईलाइट कराना है। ठीक, सभी डाटाओं को हमें हाईलाइट कराना है। एक सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, हाईलाइट से मतलब यहाँ पे जो हाईलाइट वर्ड दिया गया है, हाईलाइट कब होता है, सभी को एक साथ कराना था। हाईलाइटर वर्ड पे मत जाना कि हाँ जो हाईलाइटर का यूज करते हैं शब्दों को, वो इसका मतलब यहाँ पे नहीं है। इसका यहाँ पे मतलब ये है कि हम सबको हाईलाइट करके दिखा सके, ना कि हाईलाइट करें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट में सभी चीज़ को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किसकी का उपयोग करते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसलिए हम आपसे बोले हैं कि आप जब पेपर देने जाना तो विशेष ध्यान रखना कि क्वेश्चन को एकदम विधिवत ठंडे माइंड से पढ़ना, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होता है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत समय होता है। अगर आराम से देख के पढ़ोगे ना, सारे क्वेश्चन पे एकदम सही करके आओगे। ठीक, तो यहाँ पे जब सेलेक्ट करने की बात आ रही है तो सेलेक्ट किससे करते हैं हम, सभी को पता है, एकदम सिंपल सा कंट्रोल ए का यूज करते हैं। कंट्रोल ए से क्या करते हैं, हम सभी शब्दों को सेलेक्ट करके उसे हम दिखा सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक, ये अगला क्वेश्चन हमारा एक्सेल में कौन से टैब का उपयोग स्प्रेड की सुरक्षा और आकलन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो हमारा एक्सेल होता है उसमें स्प्रेड की सुरक्षा के लिए कौन सा टैब का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। पहला है फार्मूला का, अगला है डेटा का, फिर अगला है समीक्षा यानी कि रिव्यू का, अगला है इंसाइट का। ठीक, यानी देखो यहाँ पे कह रहा है कि रक्षा सुरक्षा को आकलन करने के लिए, किसी चीज को आकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल भाषा में समझते हैं, कहते नहीं आकलन करना यानी रिव्यू करते हैं। रिव्यू मतलब कहता हम पुनः देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिव्यू। ठीक,
देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने उसको एक्सप्लेन किया, अपने आप समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पेपर को अच्छे से पढ़ना, जल्दबाजी में टिक बिल्कुल मत लगाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अगला, व्हिच टूल इन MS ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइज डाटा एंड मार्किंग लिस्ट। ठीक है, सुरक्षित कार्यालय में कौन सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक, मान लीजिए किसी संस्थान में हम काम कर रहे हैं, उस संस्थान में अगर हमको कोई डॉक्यूमेंट्स का काम करना है, सबसे अच्छा कौन सा डाटा होता है जिसे हम सूचीबद्ध तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम लगभग जो भी डाटा वाला काम करते हैं, डाटा एंट्री टाइप का काम करते हैं, किस पे करते हैं, हम एक्सेल पे करते हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे हम मैथमेटिक वगैरह सारे काम कर सकते हैं, यहाँ पे सैलरी बनाना हुआ, ठीक है, या फिर अटेंडेंस शीट लगानी हुई, या फिर अन्य चीज़ करना हुआ, जो कि हम यहाँ पे फार्मूले के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। ठीक, किसके माध्यम से, एक्सेल के माध्यम से। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सीमा में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पे पूछा गया एक्सेल में हम किस फार्मूले का उपयोग करते हैं सबसे बड़ी संख्याओं को उपयोग करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देते हैं 10 लिख देते हैं, 15 लिख देते हैं, 16 लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे 16 लिख देते हैं। ठीक, इस तरीके से 20 लिख देते हैं। अब इसमें हमको मैक्सिमम संख्या ढूंढनी है, इनके बीच में क्या ढूंढना है, मैक्सिमम संख्या ढूंढना है। तो मैक्सिमम संख्या के लिए हम कौन सा फार्मूला उपयोग करते हैं। ठीक, हम किसका यूज करते हैं, मैक्स का यूज करते हैं। किसका, मैक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैक्स। हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, हम लोग देखते हैं मैक्स लिखते हैं, मैक्स लिखने के बाद में क्या इक्वल लगाते हैं, उसके बाद में मैक्स लिखते हैं, ब्रेकेट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस रेंज में हमको सर्च करना होता है, ब्रेकेट क्लोज और इंटर करते ही हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू आ जाती है। ठीक, समझ में आ गया होगा किसका उपयोग करेंगे सबसे बड़ी वैल्यू खोजने के लिए, मैक्स का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। कौन सा दृश्य एक्सेस में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी चीज को संशोधन करने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। देखिए अब हमने डिजाइन वर्ड बोल दिया एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही, यहाँ व्हिच बी अलाउ टू मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब क्या होता है, किसी चीज में परिवर्तन करना। परिवर्तन करने को क्या कहते हैं हम, डिजाइन कहते हैं। ठीक है, अब डिजाइन वर्ड बोले ऑटोमेटिक हमें आंसर समझ में आ गया, क्या इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डिजाइन व्यू दृश्य में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है। ठीक, जो एक्सेस में जो है हमारा अधिकतम फील्ड लंबाई क्या होती है, यानी कि जो वर्ड कितने वर्ड तक लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, जो एक्सेस होता है हमारा, एक्सेस में हम वर्डों में काउंट करते हैं, तो हमारा किस में होता है, 64 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक्सेस में कितने का होता है, 64 कैरेक्टर का होता है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अगला है, लाभ और हानि खाते में डेबिट पक्ष की कुल राशि पर क्रेडिट पक्ष की कुल राशि को क्या कहते हैं। ठीक, ये हमारा टैली से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे डेबिट पक्ष के लाभ और क्रेडिट पक्ष के लाभ को हम क्या कहते हैं, जैसे कि हम लाभ और हानि खाते में डेबिट पक्ष की कुल राशि और क्रेडिट पक्ष की कुल राशि को क्या कहते हैं। एक जो हमारा प्रॉफिट होता है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो लाभ होता है, इससे क्या है हमारा, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, क्रेडिट हो नहीं सकता है। देखिए हम आंसर पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको फंस रहा है, हमें आंसर नहीं पता है, तो हम कैसे टिक लगाएं कि हमारा, जैसे बोलते हैं तुक्का लगाना, तुक्का कैसे लगाएं कि एकदम सही जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑप्शनों पे, पहला ऑप्शन दिया गया क्रेडिट। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे हमारा क्रेडिट पहले से ही दिया जा चुका है। ठीक है, क्रेडिट वर्ड पहले से दिया जा चुका क्रेडिट पक्ष, जबकि यहाँ पे तुलना करा है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अगला यहाँ पर भी कह रहा है डेबिट पक्ष की कुल राशि पर, डेबिट पक्ष की राशि पे भी बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। अगला हो रहा है लॉस और प्रॉफिट, अब इनमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से ऑप्शन हो जाएंगे सही, कौन सा होगा इससे जानने के लिए तो हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जब हम डेबिट और क्रेडिट जब तुलना करेंगे तो हमारा हमेशा प्रॉफिट के बारे में बताया जाता है। लॉस होगा फिर भी हम प्रॉफिट के बारे में ही बताते हैं, वो लॉस में ही आएगा। अगर माइनस में आता है फिर भी प्रॉफिट काउंट होगा, प्रॉफिट आता है फिर भी प्रॉफिट में ही काउंट होगा। ये बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपूर्तिकर्ताओं को वस्तुओं की वापसी से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किस पुस्तिका का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसमें आपको ऑप्शन दिख ही गया है, आंसर हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, किसका उपयोग किया जाता है, परचेज रिटर्न बुक का उपयोग किया जाता है। हमारा ए ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन में क्या लिखा है, परचेज बुक। परचेज यानी कि जिसमें हम सामान मंगाते हैं उसमें एंट्री करते हैं। ठीक है, अब परचेज रिटर्न में क्या किया जाता है,
उन लेन देन यानी कि आया और गया दोनों का हम यहाँ पे दिखाते हैं परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। और सी ऑप्शन क्या होता है? सेल्स बुक, यानी जो हम सेलिंग करते हैं उसके लिए होता है। और सेल्स रिटर्न में क्या होता है? जो सामान हम सेलिंग कर चुके हैं उसमें जो माल की वापसी होती है उसका हम यहाँ पर एंट्री दिखाते हैं सेल्स रिटर्न में, डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, यानी परचेज रिटर्न बुक। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कौन सा कारक उत्पाद की लागत निर्धारित करता है? ठीक है, जैसे हम कोई चीज का उत्पादन करना चाहते हैं उसकी लागत किस पर निर्भर करता है? ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका डायरेक्ट का प्रत्यक्ष लाभ, अगला है लागत के तत्व, अगला है आपका सी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष लागत, और डी ऑप्शन है मानक लागत। ठीक है, यहाँ पे होगा एलिमेंट ऑफ कास्ट, यानी कि उस वस्तु को बनाने में लगाई गई लागत को हम क्या कहते हैं? उत्पाद की लागत कहा जाता है। यानी बनाते समय जो जो यूज किया गया है, जितने खर्चे आए हैं, वो किस में होता है? एलिमेंट लागत के अंतर्गत होता है। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे और 23 सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की गई राशि के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ठीक, यहाँ पे पूछा गया है जैसे कि कोई व्यवसाय शुरू किया जा रहा है, उसमें जो निवेश किया जाता है और निवेश किए गए उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा एसेट, अगला है कैपिटल, सी ऑप्शन हमारा डेबिट, और हमारा डी ऑप्शन है लेवल्टी यानी देताएं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? कैपिटल। यानी जब बिजनेस शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं? पहले पूंजी लगाया जाता है। जो पूंजी बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, ये बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक, जब पूंजी लगाई जाती है स्टार्टिंग में, जो हमारे व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं व्यापार शुरू करने में, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। और डेबिट क्या होता है? और ये चीज़ क्या होता है? हम एक्सेल के हम आपको स्पेशल एक दिन आपको पूरे यहाँ पे आए मतलब डेबिट क्रेडिट और उसके बाद में और सब जो ऐसे वर्ड यूज होते हैं, लायबिलिटी हुए, एसेट हुए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अलग से एक वीडियो में। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगला क्वेश्चन हमारा, सामान खरीदने और बेचने के रूप में क्या संदर्भित किया जाता है? ठीक है, सामान को खरीदना और बेचना किसमें संदर्भित किया जाता है? ठीक, पहला ऑप्शन है आपका नॉर्मल अकाउंट, ठीक, सामान्य खाता, अगला है रियल अकाउंट, असली खाता, अगला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमारा डी ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट। यानी यह ध्यान रखना कि जो हम किसी सामान को खरीदते और बेचते हैं वो व्यवसायिक खाता में रखा जाता है, क्योंकि हमारा क्या होता है? व्यवसाय हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो किसमें जाएगा? हमारा डी ऑप्शन यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? बाकी हमने आपको बताया है कि एक दिन आपको हम स्पेशल टैली की क्लास चलाएंगे जिसमें कुछ फैक्टर वर्ड आते हैं। ठीक है, जैसे भी हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, ये सारी चीज हुए, व्यवसायिक खाता, ट्रेडिंग, ये सारे इस बारे में। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? ठीक, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हम कोई चीज़ को बनाते हैं, ठीक है, और उससे हमें जो रिजल्ट मिलता है उससे हम क्या कहते हैं? यानी कि जो प्रोसेस होता है, जो काम करता है। पहला ऑप्शन है डबिंग, फिर अगला ऑप्शन है एक्सुलेटिंग, अगला है प्रोसेसिंग, अगला है प्रोग्रामिंग। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट। ठीक है, ये जो कह रहा है जो प्रोसेस होता है उसके बाद में हम एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर को, वो कौन करता है? कौन करता है हमारा? वो करता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग की गई होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? काम होता है कंप्यूटर पे। ठीक, ये चीजें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 पे। किसी एरे ट्रेकल के एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए एक वैध एजेस कोड कौन सा है? ठीक, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि व्हिच ए वैल्यू जेएस कोड टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एनी एरे टेड। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ट्रेड डॉट सॉर्ट, ट्रेड डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे आपका ये वाला बी ऑप्शन है। फिर अगला है सॉर्ट डॉट ट्रेड, फिर सॉर्ट डॉट ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉर्ट करने का पूछा गया है क्या? आपका जेएस कोड। जेएस कोड जो है हमारा सॉर्ट करने का, ये वाला सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन सा जेएस कोड आपका होता है एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए, कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? ठीक, जावास्क्रिप्ट में कह रहा है
कि ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे कर्व ब्रैकेट आ जाता है आपका, ठीक है, आता है स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है, फिर करली ब्रैकेट आता है, और यहाँ पे आता है कॉर्नर ब्रैकेट आ जाता है, ठीक है। तो हम जब भी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं किसका उपयोग करते हैं, कॉर्नर ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, ये चीज विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड, ये आपका करली ब्रैकेट उपयोग होगा, सॉरी ये गलती हो गया, करली ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कौन सा, इस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक। इसे हम करली ब्रैकेट कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं, ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कौन सा, करली ब्रैकेट। ध्यान रखना कि जो जावास्क्रिप्ट होता है उसके हम जो ब्रैकेट का यूज करते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक, ये चीज। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। अगला है जावास्क्रिप्ट में पॉपुलर मॉड्यूल परसेंटेज ऑपरेट क्या है, ठीक, यानी जो हम प्रतिशत का सिंबल है जो उपयोग करते हैं ये क्या चीज है, ठीक है। ये है पहला ऑप्शन आपका मिलता है प्रतिशत मान, अगला है उत्पाद का मूल्य, अगला है अनुस्मारक मूल्य, भाव का मान, ठीक है। जो प्रतिशत वैल्यू होता है हमारा ये रिमाइंडर वैल्यू होता है, ठीक है। क्या होता है, रिमाइंडर वैल्यू। ये तो जावा स्क्रिप्ट है, अगर आप आगे चल के जब जावा पढ़ेंगे, अगर आप CITS करते हैं या फिर और कोई कोर्स करते हैं तो वहाँ पे जब जावा पढ़ेंगे तो ये आपको जावा में आपको मिलेगा ये चीज़। ये क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू को डिवाइड कर, जैसे हम मोड बोलते हैं, ठीक। ये हमारा क्या करेगा, रिमाइंडर वैल्यू को देता है, उस पर काम करता है ये परसेंटेज वाला सिंबल, ठीक। जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों में सेम वही काम करता है। चलिए अगला आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी हम आपसे ऊपर बात ही कर रहे थे BBA के बारे में, ठीक। अब देखिए BBA का क्वेश्चन भी आ गया, ठीक। आपको हम स्टार्टिंग में बताया कि जो हो गया लाइनेक्स हो गया और BBA, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना, जो कि हमारे की फैक्टर एंड रिजल्ट में बहुत प्रॉफिट करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे ये। क्योंकि क्या होते हैं, सभी बच्चे क्या करते हैं, सिंपल MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यही पढ़ के जाते हैं, और क्या कहते हैं टैली पढ़ लेते हैं, और एक्सेल जब पढ़ते हैं तो BBA हो गए, सब पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक। तो आप लोग विशेष ध्यान देना BBA पे। हम आपको बताए भी आगे वाले क्लास में आपको हम BBA की जानकारी देंगे, एकदम पूर्णतः, एकदम BBA में कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से वहाँ पे फॉर्म डिजाइन किए जाते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सेल BBA में कितने न्यूमेरिक डेटा टाइप उपलब्ध होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप, हमारे 7 होते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं, हम आपको क्लास जब हम बताएंगे, इसकी बनाएंगे वीडियो, तो उसमें हम आपको बता दें कौन कौन से ये हमारे 7 होते हैं, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे हम अगर इस पर एक्सप्लेन करेंगे तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक। इसलिए हम आपको अलग ही क्लास में से BBA के बारे में बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, फिर से BBA से ही है। इसमें BBA में कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है, यानी BBA को हम और किस दूसरे नाम से जानते हैं, ठीक। पहला है आपका लिटरेरी, अगला है वेरिएबल, फिर अगला है यूजर डिफाइंडर वर्ड्स, अगला है रिजर्व वर्ड, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, BBA का यूज कहाँ पे करते हैं, हम काम को आसानी करने के लिए यूज किया जाता है BBA, यानी कि हम रिजर्व किसका, वर्ड का होगा ऑप्शन इसमें हमारा सही। हम किसी भी चीज़ को पहले से बना के रख देंगे और किसी की का उसका हम शॉर्टकट ही बना लेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे वो अपने आप वो चीज़ ला के दे देगा जो हमें चाहिए, जो हम बना के रखे होते हैं, यानी कि क्या होता है, रिजर्व वर्ड होता हमारा, ठीक है। ये ध्यान रखना, BBA के जो कीवर्ड का दूसरा नाम होता है क्या है, रिजर्व वर्ड होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। अगला है हमारा क्वेश्चन, यूजर इंटरफेयर फॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यूजर इंटरफेयर फॉर्म बनाने के लिए बात किया गया है, ठीक है। जैसे भी हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताते हुए एक्सप्लेन भी किया था, BBA में किसका उपयोग करते हैं, यानी कि हम किसी भी किसी चीज़ को रिजर्व करने के लिए, यानी कि यूजर इंटर फॉर्म बनाना क्या करेंगे, हम रिजर्व करेंगे उसे, ठीक। यहाँ पे सीधा स्पष्ट हो जा रहा है किसका उपयोग किया जाएगा, BBA का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे HTML भी मिलता है, HTML पे आप लोग गलती से भी ना, मतलब क्वेश्चन यानी कि हाँ कि यूजर इंटरफेस फॉर्म की बात की जा रही है, फॉर्म हम कहाँ पे बना सकते हैं, HTML में बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यूजर इंटरफेस फॉर्म। यूजर इंटरफेस कहाँ बनेगा, हमारा BBA में बनेगा। फॉर्म HTML भी बनता है, विशेष ध्यान रखना, लेकिन कब बनेगा ये, जब आपसे पूछा जाएगा वेब का नाम लिया जाएगा, तब यहाँ पे आप आओगे HTML पे। अगर यूजर इंटरफेस कहता है तो ये ध्यान रखना, हमको कहाँ पे जाना है, BBA पे जाना है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या होते हैं, छोटे छोटे हमारे वर्ड को चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सेल BBA की ऑब्जेक्ट पदानुक्रम में कहा जाता है, ठीक है। एक्सेल के BBA में पदानुक्रम में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यहाँ पे हमारा पहला रेंज ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेंज ऑब्जेक्ट होगा नहीं। अगला है वर्क बुक ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये भी हम आपको बताते हैं अभी। वर्कशीट ऑब्जेक्ट, वर्कशीट भी नहीं होगा। अगला क्या हमारा, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या होगा, एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन क्या है, अब यहाँ पे रेंज ऑब्जेक्ट, रेंज ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, हम कौन सा रेंज ले रहे हैं एक्सेल में, ठीक है।
तो बीबीए का रेंज तो हम लेते नहीं है। अगला आता है वर्क बुक ऑब्जेक्ट, यानी वर्क बुक मतलब क्या, जो वर्क बुक में जो हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराते हैं वो भी नहीं होता हमारा। अगला वर्कशीट, यानी जो वर्कशीट होता है उस पर जो हम काम करते हैं वो भी नहीं होगा। और जो बीबीए होता है हमारा एक्सेल का एक एप्लीकेशन होता है जो कि हमें अलग से एक इंटरफेस देता है काम करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान रखना ये भी एक एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, एक्सेल का, ठीक है। नहीं सोचो कि आप लोग एमएस ऑफिस का है, एमएस ऑफिस का ही, लेकिन किसके भाग के अंतर्गत आता है, एक्सेल के अंतर्गत आता है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा बटन पारस्परिक अनन्य विकल्प के सीमित सेट के भीतर एकल विकल्प की अनुमति देता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि which बटन अलाउ ए सिंगल चूज विद इन ए लिमिटेड सेट ऑफ मल्टी एक्सिस चॉइस, ठीक है, एक्सिस चॉइस। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन सा बटन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक विकल्प की अनुमति दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है बटन। बटन क्या है, बटन तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कोई स्पेशल का नाम तो दिया नहीं गया है यहाँ पर, यहाँ कौन से बटन है, बहुत सारे बटन दिए गए हैं, ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्यों सिंगल की बात की गई। ऑप्शन बटन ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन भी बटन बहुत सारे होते हैं। अगला आता है स्पिन बटन, हमारा स्पिन बटन जो होता है यही ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि स्पिन बटन में हम क्या करते हैं, सिंगल के उसके अंदर कोई सिंगल विकल्प को हम अनुमति देते हैं स्पिन बटन में। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे बटन बना दिए, जब बटन बनाए इस पर टिक लगाओगे तो ये हट जाएगा, इस पर लगाओ तो ये हट जाएगा, ठीक है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, सेम उसी प्रकार से हमारा स्पिन बटन भी काम करता है, ठीक है। टॉगल बटन जो होता है, टॉगल बटन में भी हमारे सिंगल नहीं होते, इसमें हम चाहे जितना चाहे मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, स्पिन बटन, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पर। अगला, भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है। ये तो बहुत पॉपुलर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। जैसे कि हम लोग क्या घर बैठे सामान मंगाते हैं, सामान मंगाते किसके माध्यम से मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से सामान मंगाते हैं। तो जो सामान मंगाते हैं हम, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन व्यापारों को क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स कहा जाता है। इसे ई कॉमर्स कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, लेकिन क्या होता है, ये सब लोग सोचते हैं ई कॉमर्स क्या, ऑनलाइन व्यापार को ई कॉमर्स कहते हैं। अब क्या है यहाँ पे दूसरा हो सकता है, पीओएस ऑप्शन हो जाए या फिर और हो जाए, पारंपरिक वाणिज्य हो जाए, ई सर्विस हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे बिजनेस की बात कीजिए, अगर खरीदारी और बिक्री की बात की जाएगी तो ई कॉमर्स कहलाएगा। अगर हम कहीं बिना गए लेन देन कोई कर रहे हैं, यानी कोई सामान मंगा रहे हैं, तो ई कॉमर्स के अंतर्गत आएगा। चलिए अगले आते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन है, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा। कह रहा है बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है। जैसे कि आपके खाते में शेष बचा अमाउंट है, हम उस जो अमाउंट है हमारे लिंक से, जो हमारे जो अकाउंट है, अकाउंट से जो लिंक हमारा कार्ड है, ठीक है, उसमें जो पैसा बचा हुआ उसको हम ऑनलाइन भुगतान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है किसका, क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पता है, क्रेडिट कार्ड कब मिलता है, ये हमारा पैसा नहीं होता, ये पैसा होता है बैंक का, ठीक है। ये क्या होता है, बैंक का पैसा, यानी हमारे खाते में तो पैसा रहेगा नहीं, तो बैंक का पैसा होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अगले आता है पेपाल, एक एप्लीकेशन है जो कि उसमें हमारे हमारे क्या होते हैं, ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रेडिट टाइप का ये भी होता है जो कि हमें देते हैं। अगला आता है यहाँ पे हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, जो हम एटीएम यूज करते हैं, ठीक है। और जो एटीएम यूज करते हैं, एटीएम जो हमारे खाते से अटैच होता है, जो हमारे खाते में अमाउंट होता है, बैलेंस होता है, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं डेबिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं, जो बैंक हमें पैसा देती है। और डेबिट कार्ड किसे कहते हैं, जो हमारा खुद का पैसा होता है। यहाँ पे कह रहा है शेष राशि का उपयोग, यानी जो हमारे खाते में उपलब्ध है, हमारे खाते में उपलब्ध है तो कहाँ पे होगा, डेबिट कार्ड में होगा। कहाँ से होगा हमारा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डेबिट कार्ड। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे आपको वॉलेट भी मिल रहा होगा। वॉलेट में क्या होता है, पैसा आता नहीं है, वॉलेट में पैसा डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा अकाउंट होता है, अकाउंट में कहाँ से रहता है पैसा, डेबिट कार्ड में रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे। अगला यहाँ पे ई कॉमर्स साइट कौन सा है, ठीक है। ई कॉमर्स साइट, जैसे भी हमने ऊपर बात किया था, ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में बात किया था, तो वहाँ पर हमने आपसे चर्चा भी कर दिए थे कि हाँ कि कौन कौन से हमारे ई कॉमर्स के साइट है। जैसे यहाँ पे याहू है, याहू हमारा क्या है, ई कॉमर्स साइट नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्च इंजन के अंतर्गत आएगा, याहू जो कि इंडिया का है, ठीक। अगला बिंग्स है, बिंग्स भी क्या है हमारा, ये हमारा वेब ब्राउजर है। किसका है ये बिंग्स, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना, बिंग किसका वेब ब्राउजर है, ठीक। अगला है गूगल, गूगल को सर्च इंजन ही कहा जाता है, आप सभी को पता है। अब बचा क्या यहाँ पे, अमेजॉन, जिससे हम सामान खरीदते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
अमेजॉन ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे किसी सूचना साधन से तक पहुंचने का अधिकार निर्दिष्ट करने के लिए कार्य कौन करता है। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है OTP, ठीक, वहाँ पे पहुंचने का कोई मतलब जो OTP ऑप्शन होता है वन टाइम पासवर्ड ऑप्शन, ठीक है, OTP जो है हमारा, यहाँ पे कहीं पहुंचने के लिए नहीं होता, किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए ऑप्शन देता है, ठीक। और पिन हो गया, किसी चीज़ को हमारा ओपन करना हुआ जिसे हम सिक्योरिटी दे रखे उसके लिए पिन होता है। अगला ऑप्शन है एथराइज। एथराइज क्या होता है, उससे हमें अनुमति देना है, उससे हमें क्या देना है, उससे हमें अनुमति देना है को कुछ भी कर सके। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, एथराइज ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है अगला, भारतीय संसद में IT अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये थोड़ा क्वेश्चन आ गया है, जो हमारा भारतीय संसद है उसमें IT कब पारित हुआ था, तो उसमें हमारा IT पारित हुआ था सन क्या कहते हैं 2000 में। कब पारित हुआ था, सन 2000 में पारित हुआ था जो हमारा IT है। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे। अगला क्वेश्चन हमारा, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है, जैसे वायरस, वार्म, ट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है, जैसे वायरस हो गए हमारे और स्ट्रोम हो गए, ये हो गए। ठीक, ये इसमें से एग्जाम्पल भी दे दिया गया है आपको, जैसे वायरस हो गए, वार्म हो गए और ट्रोजन हो गए। अब इनसे मिलता जुलता हुआ वर्ड कौन सा, ये ढूंढना हमें। ठीक है, पहला ऑप्शन मिलता है स्पैम। स्पैम में नहीं होगा, आपके धोखाधड़ी में आता है। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग भी नहीं आएगा इसमें, क्यों, ये फिशिंग में लालच दिया जाता है। ठीक है, और अगला है हमारा मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, ये हमारे जैसे वायरस और वार्म और ट्रोजन होते हैं वैसे मालवेयर भी होता है जो कि कंप्यूटर में इंक्लूड किया जाता है। ठीक, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन, कौन सा, मालवेयर। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के साथ, जो हमारा कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, आते हैं, हमारा क्वेश्चन हो गया, कंप्यूटर प्रणाली में सुरक्षा भेद्यता का आवधिक मूल्यांकन क्या है। ठीक, जो हमारा कंप्यूटर की सुरक्षा होता है वो किस पे किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, थ्रेट बोलते हैं, अटैक बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं, या फिर सिक्योरिटी एडिटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन से साफ साफ आपको लग रहा होगा, सुरक्षा की बात की जा रही है, तो सुरक्षा ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्योरिटी एडिट। ठीक, यानी कि सुरक्षा के लिए। तो आज इतना ही। अगले वाले सेशन में हम आपको और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, ऐसे लेके आते रहेंगे। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे सभी को नॉलेज हो, जानकारी हो। ठीक, और भी चीज़ों को हम आपको देते रहेंगे, ऐसे ITI से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलता रहेगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोग हमसे जुड़े हो और कुछ नॉलेज हम आपको दे पा रहे हैं। ठीक, जब आपके कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में, या फिर किसी टॉपिक को में आपको पढ़ना हो उस कमेंट सेशन में आप डाल के पूछ सकते हो। ठीक, धन्यवाद।